आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र द्विवेदी। आप देख रहे हैं आइडियल इंडिया टीवी। आप सभी दर्शकों का, सभी व्यूअर्स का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह पाकिस्तान को धोया था इंडिया ने, किस तरह कूटा था पाकिस्तान को। आप जब चोरी छिपे हमारी सरहद पे और चोरों की तरह आके हमारे बंकरों में घुस गए थे आपके सैनिक, बल्कि वो कहा जाता है कि ये जैसे हमारे यहाँ कहावत है कि शेर की खाल में गीदड़ घुस जाते हैं, वैसे ही आपके यहाँ मुजाहिदीन थे जो आर्मी के भेष में आके छिप गए थे हमारे बनाए हुए बंकरों में। हमारे भारतीय सीमा के क्षेत्र में जो बंकर बने हुए थे फौजियों की, चूँकि सर्दी के मौसम में हमारे फौजी वापस आ जाते हैं और फिर मई जून की गर्मी में वापस पहुंच जाते हैं वहाँ पे सुरक्षा के लिए, अपनी निगरानी के लिए सरहद की। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं, जहाँ तक मुझे याद है कि 4 जुलाई का वक्त था, 4 जुलाई थी और क्लिंटन साहब के पास अमेरिका गए आपके नवाज शरीफ साहब, उस समय के जो वज़ीर आला थे, वज़ीर आज़म थे। क्लिंटन से बोले कि अरे हुजूर बचाइए, बहुत मार मार रहा है हिंदुस्तान, बहुत कूट रहा है हिंदुस्तान, हमारे सैनिक हजारों की संख्या में वहाँ फंसे हुए हैं जिनका शायद वापस आना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लग रहा था। आपके जो आर्मी है ना, प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, आप ये बात अच्छी तरह से समझते हैं। आपकी आर्मी अपने जवानों को, उनकी डेड बॉडी तक को शहादत के बाद ले जाने से कतरा रही थी, बल्कि छोड़ के भाग खड़े हुए थे। आप ऊपर बैठे थे पहाड़ी की चोटी पर हमारे यहाँ चोरों की तरह छिपके, और हमारे जांबाज सैनिक नीचे से आपको मार रहे थे। कैसे हमारी आर्टिलरी गन्स, हमारी बोफोर्स तोपें और हमारी एयर फोर्स का वो पराक्रम शायद आज आपको याद होगा, भूले नहीं है। पाकिस्तान कभी भूलेगा नहीं उस मार को, मुझे पता है अच्छी तरह से। डॉक्टर साहब, बिल क्लिंटन ने इंडिया से कहा, भारत से, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से कहा, बात की हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री से कि किसी तरह से आप भागना चाह रहे थे आपके फौजी वहाँ से, कि वहाँ से भैया इनके निकालिए, हमारे जो है निकाल दीजिए पाकिस्तानियों, किसी तरीके से जाने दीजिए, रास्ता दे दीजिए, निकल जाएं, जान सलामत रहे उनकी। इंडिया ने चारों तरफ से नेस्तनाबूद कर दिया था, बहुत बमबारी की, ज़बरदस्त धोया था। लेकिन मुशर्रफ साहब की हालांकि किताब में भी जिक्र हुआ है, क्या आप इसको किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध को किस तरह से लिया, क्या हुआ था उस समय एग्जैक्टली आप हमारे देशवासियों को, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि हुआ क्या था। पाकिस्तान का वो जो फैसला था या जो हरकत थी, पाकिस्तान की कायराना हरकत थी, उसको किस तरह से आज देखा जाता है इतने समय के बाद, और पाकिस्तान ने क्या सबक सीखा? लगातार आप हमारी पीठ में खंजर घोंपते रहे, लेकिन आज मैं आपसे सीधा सवाल ये करता हूं कि पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध में क्या सबक सीखा, ये बताएं जरा विस्तार से। आखिरी जो आपका सवाल था उससे तो कुछ नहीं सीखा, नो नथिंग, क्योंकि उसको फॉलो अप भी अगर किया जाए तो पठानकोट है और भी इंसिडेंट है। लेकिन पाकिस्तान के जितने भी ब्लंडर्स हैं ना, उनमें सबसे बड़ा ब्लंडर कारगिल है, मैं कहता हूं। सारी दुनिया में पाकिस्तान का जो ग्राफ है ना क्रेडिबिलिटी का, कारगिल के बाद गिरा है। और तो और कारगिल के अंदर ऑल वेदर फ्रेंड चाइना ने भी पाकिस्तान की मदद नहीं की। सो दैट वाज टोटल आइसोलेशन ऑफ पाकिस्तान। हुआ क्या हुआ, ऐसे देखे थोड़ी सी बैकग्राउंड तो देखनी पड़ेगी ना जी बिल्कुल। कि आप खुद बहुत बड़े एनालिस्ट हैं। इंटरनेशनल जो फैसले होते हैं ना, एग्रीमेंट्स होते तो गवर्नमेंट्स करती हैं, लेकिन वो स्टेट के नाम पे होती हैं। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट्स हैं वो उनकी रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसकी बैकग्राउंड ये है कि 98 मई में इंडिया ने अपने न्यूक्लियर जो डिवाइसेस हैं वो टेस्ट किए। उसी महीने के आखिर में पाकिस्तान ने किए। तो इस इलाके की जो है ना सिक्योरिटी और फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, ये सारा कुछ जो है एक और लेवल पे पहुंच गया, क्योंकि वंस न्यूक्लियर वेपन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन एन एरिया ऑफ टेंशन जो है, तो नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है।
साथ साथ सार्क का भी एक काम चल रहा था, और पहले इंद्र कुमार गुजराल और प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं शरीफ, नवाज शरीफ मिले थे। बाद में जब बीजेपी की हुकूमत इलेक्ट हो गई तो उनके पास बहुत बड़ा मैंडेट था। बाद में न्यूक्लियर वेपन्स दोनों तरफ से टेस्ट हो गए थे। इन हालात में जब सार्क की एक मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर इमरान अपना नवाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की मुलाकात हुई, तो वहां पे विद इन द सार्क चार्टर इनकी एक डिसीजन हुई कि वी विल मीट टू ब्रिंग टू एंड द ईरा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और अब इंडिया और पाकिस्तान कोऑपरेशन के जरिए इंक्लूडिंग कश्मीर एंड ऑल अदर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करेंगे। और इसके बाद आप जानते हैं फरवरी 1999 में एक बहुत जबरदस्त उनका डेलीगेशन आया, चीमा साहब। उसके अंदर वेस्ट पंजाब से गए हुए जो पुराने थे ना लोग, बहुत थे उस डेलीगेशन के अंदर। राइटर्स थे, फिल्म एक्टर्स थे, सिंगर्स थे, मसलन देवानंद, गवर्नमेंट कॉलेज मेटनी हीरो, महेंद्र कपूर, बहुत बड़े सिंगर हुए हैं, रफी साहब की तरह उनके वो अपना शागिर्द थे। और इस तरह सियालकोट से कुलदीप नैयर, और कई नाम मैं आपको बता सकता हूं। तो ये एक खैर सगाली का ये विजिट थी, और जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पार्टीशन का था कि हिंदू महासभा या हिंदू राइट ने पार्टीशन को कभी नहीं था माना और कांग्रेस को ब्लेम किया था। लेकिन वाजपेयी साहब ऑन हिज ओन इनिशिएटिव वेंट टू पाकिस्तान मीनार, और वहां पे उन्होंने ऐलान किया कि आज के बाद जो हमारा एक था ना कि हम पार्टीशन को नहीं मानते, वो खत्म हो गया है। हम पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं एज अ मेजर नेशन ऑफ साउथ एशिया, एंड वी विल वर्क इन कोऑपरेशन। ठीक है, ये स्पिरिट में लाहौर अकॉर्ड जो है वो साइन हुआ था। जब आपकी गवर्नमेंट ने ये साइन कर दिया तो अंडर नो रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, नो रूल ऑफ क्या कहते हैं ऑर्डिनरी मोरालिटी, एथिक्स, जो भी आप कि आप इन सब चीजों के होते हुए अपनी हुकूमत को ही सैबोटाज करें, और वो कारगिल में जाके आप मुजाहिदीन पाकिस्तान के जो हैं ट्रूप्स, मुजाहिदीन का वो पहन पून के लाइट इन्फेंट्री जैसे आप बता रहे हैं, ये वहां पे चले गए और इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिए वो बंकर्स जो इंडियन जो हैं सर्दियों के अंदर उन्हें विकेट कर देते थे, और जैसा मई आता था वो वापस आ जाते थे। अच्छा, ये जो बंकर्स हैं यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है। श्रीनगर से एक रोड चलता है लेह तक, जो लद्दाख का कैपिटल होता था, अब तो वो यूनियन टेरिटरी हो गया। तो ये रोड जो है ये कारगिल से होते हुए जाता था। तो पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ और उनके वो लेफ्टिनेंट जनरल पता नहीं अब्दुल अजीज या वट एवर, ये 2-3 जनरल्स ने मिलकर ये प्लान किया और एक फैट कॉम्पली अपनी तरफ से दिखाया, यानी वो चीज जो हो गई। लेकिन मई में ये शुरू हुआ, पकड़े यानी इधर ये बातें हो रही थी और ये उधर लोग भेज रहे थे। मई में फाइनली इट वाज डिस्कवर्ड कि यार ये तो बंकर जो हैं दे आर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तानीज। तो फिर इंडियन जो हैं दे वर कॉट ऑफ गार्ड। उन्होंने फिर अपनी मोबिलाइजेशन की और एक जंग हुई। ये साथ रिकॉर्ड पे ले आए कि 2 न्यूक्लियर वेपन स्टेट की एक जंग होना दिस इज द ओनली केस, अभी तक नहीं कहीं भी हुआ। चाइना और इंडिया की जब हुई थी तो इंडिया वाज नॉट ए न्यूक्लियर पावर देन, एंड आई थिंक नॉट इवन चाइना ने 64 में किया। तो हिस्ट्री में 2 न्यूक्लियर पावर्स गोइंग टू वॉर, ऑल्दो दिस वाज अ मिनी वॉर और कन्वेंशनल वेपन्स इस्तेमाल हुए, लेकिन उनके पास आर्सेनल तो था ना हथियार। तो ये कारगिल की एक बैकग्राउंड है। दोस्तों एक बात है, एक निवेदन है आपसे, रिक्वेस्ट है आपसे, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए
अच्छे से अच्छे वीडियोस लाते हैं आपके लिए, खबरें लाते हैं, मेहनत करते हैं। लगातार हमारी टीम मेहनत कर रही है, आपको कुछ ऐसा देते हैं जो वाकई में शिक्षाप्रद हो, आपको जानकारी मिले, सरोकार हो, मुद्दे हों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलिए, लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ।